हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में बताया था। क्या होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? जब कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हो, जब आप आपका कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो बेचने के टाइम पे कुछ आपने ज्यादा चार्ज किया रहेगा, तो जब खरीदने का वैल्यू और बेचने के वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। अब जो बेचा या खरीदा गया है उसमें टाइम देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कब खरीदा और कब बेचा। अगर वो प्रॉपर्टी लेस देन 36 मंथ्स मतलब 3 साल के अंदर ही खरीद के बेच दिया है तो ऐसे प्रॉपर्टी के इनकम को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, 3 एग्जाम्पल दिया था। 12 महीना होता है शेयर्स के लिए लिस्टेड कंपनी का। अगर कोई लिस्टेड कंपनी का शेयर्स 12 महीना मतलब 1 साल के अंदर ही खरीदा और बेच दिया तो हम लोग उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। लेकिन शेयर्स 1 साल से ज्यादा यूज करने के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया? लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, लैंड या बिल्डिंग 24 महीना 24 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स, अगर वो जमीन या अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीना यानी कि 2 साल तक यूज किया या 2 साल के अंदर यूज करके बेच दिया है तो शॉर्ट टर्म है, और ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। बाकी सब चीज के लिए 3 साल यानी कि 36 मंथ्स। अगर प्रॉपर्टी आपके पास 36 मंथ्स या उससे ज्यादा है यूज हुआ है और फिर बेचा है तो लॉन्ग टर्म, और उससे कम यूज किया मतलब शॉर्ट टर्म। समझा मैंने क्या कहा? 12, 24, 36 क्लियर है? 12, 24, 36 ये याद रखना। ओके चलिए, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। इंडेक्स मतलब उसका वैल्यू फाइंड किया जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया। श्री राम नारायण owes a residential house which he purchased on 25th of June 1998। बहुत पुराना घर लग रहा है। हमेशा याद रखो घर का वैल्यू 2001 या उसके बाद का ही कंसीडर किया जाएगा, 2001 के पहले का वैल्यू कंसीडर किया नहीं जाएगा। समझ में आया क्या प्रीति जी? तो प्रीति जी यहां पे दिया गया है कि हमने 1.5 लाख रुपए में 1998 में खरीदा था घर। चलो ठीक है, तुमने जितने में खरीदा तुम्हारी मर्जी है। He incurred an expenses of 1,50,000 toward cost of improvement on 20th August 2003। ये 2003 अपने ईयर में आता है। अपने को 2001 से लेके कैलकुलेशन अलाउड है, तो 2003 तो 2001 के बाद ही आने वाला है, मतलब इसे हम कंसीडर करेंगे। हमने खर्चा किया है प्रॉपर्टी के इंप्रूवमेंट के लिए। होता है ना भाई, रिपेयरिंग का खर्चा है कुछ, तो इन्होंने रिपेयरिंग का 1.5 लाख का खर्चा किया जो कि हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे दिया है ऑन हिज रेसिडेंशियल हाउस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 8 लाख। हमने 98 में खरीदा है ना, तो जब भी आपको 2001 के पहले का वैल्यू दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन में 2001 का भी वैल्यू दिया रहेगा। फेयर मार्केट वैल्यू FMV दिया ही रहेगा। जब भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 2001 के पहले का है तो FMP कंपलसरी क्वेश्चन में दिया, तो नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करने का, तो आधा क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करने का, मना कर देना सीधा सीधा। ठीक है, मजा आएगा ऐसे सब में। तो मतलब एग्जामिनर ऐसा गलती करेगा नहीं, वो देगा ही देगा, तभी वो डाउट दिमाग में आना नहीं चाहिए। समझा आपको? बेटी थी नहीं दिया रहेगा तो मैं क्या करूं बताओ? मतलब इसके लिए बताया, इसके लिए स्पेशली, नहीं तो ऐसे ही देख रही थी। अब बोलो, मैं बोलती हूँ। बढ़ते आगे। फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 8 लाख। आगे दिया है ही सोल्ड द हाउस ऑन 12 दिसंबर 20, वो जो दिया है करेक्शन करना उधर, 12 दिसंबर 22 21, आपका 21 22 है ना ईयर, तो 21 कर देना, दिसंबर है तो 2021 हो जाएगा। 2021 में कितने में बेचा हमने उसे? 95 लाख में। ही परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर 25 लाख ऑन 20th मार्च 22। 21 को 22 कर देना, 21 को 22। हाँ, वो जो 2021 दिया ना उसको 22 कर देना।
और जो 20 दिया था उसको हमने 21 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इन्फ्लेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1-2 का 100, फिर 2 और 3 का 3 और 4 का 109, 20-21 का 301 जो दिया है वो चेंज हो जाएगा, वहां पे 21-22 ईयर करो और 317 कर दो। वो 301 प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस नहीं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। तो 2020-21 को जो भी ईयर दिया है उसको कट करना, उसको 21-22 करना और 301 को 317 कर देना। करेक्शन है छोटे छोटे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का नोट्स है ना, इसके वजह से। समझ में आया आपको? बाकी नए टेक्स्ट बुक में तो करेक्टेड रहेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट किससे होता है? तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, सबसे पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देखो, फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा गया है। हमने इस प्रॉपर्टी को बेचा है 95 लाख में, अच्छी बात है। कितना साल यूज किया है? सर 1998 से यूज करे, मतलब 3 साल से ज्यादा ही हो गया ये तो, बराबर है। तो इसमें माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज या तो एक्विजिशन, परचेज या तो एक्विजिशन। अब व्हाट इज द परचेज प्राइस देखो जरा। सर 1,50,000 में, उनका नहीं रे पागल, 8 लाख। हाँ या नहीं? प्रॉपर्टी 1998 में 1.5 लाख में खरीदा था, उसी प्रॉपर्टी का 2001 में वैल्यू है 8 लाख। Whichever is higher will be considered as your purchase price। तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा है? 8 लाख रुपए। करंट ईयर का इंडेक्स 317 और ये कौन से ईयर का है? बेस ईयर का, मतलब 2001 का। ये समझा? That would give you 25,36,000। इसमें और एक चीज माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हमने इंप्रूवमेंट भी किया था ना, कितने का रिपेयरिंग वगैरह किया देखो, तो 1.5 लाख रुपए का 2003 में किया था, तो टेंशन नहीं है। 1.5 लाख इंटू 317 अपॉन 2003-4 का इंडेक्स दिया है, कितना दिया है? 109। अरे समझा क्या? कैलकुलेट कीजिए। 4,36,239। अरे ये समझा आपको? और कुछ खर्चा किया है क्या? इल्ले माइनस कर दो, मुझे मिलेगा इनकम फ्रॉम एचपी कितना? 761। यहां तक तो नॉर्मल सम था, बट क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले। क्या नया पॉइंट है? तो उसने बोला है कि भाई उसने अपना प्रॉपर्टी बेच के ही परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन योर प्रीवियस ईयर 25 लाख का, प्रीवियस ईयर में। नया पॉइंट है, जरा सुनो मैं क्या बोलूं। इनकम फ्रॉम एचपी में क्या होता है? हम घर बेच रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अरे यहां पे एचपी थोड़ी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिखो, इसके आगे मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं, अभी खाली लिख रहा हूं, बराबर। मैंने प्रॉपर्टी बेचा, इनकम गायत्री जनरेट कर लिया, इनकम तो हो गया, पर मैंने क्या किया? उसी पैसे से प्रीवियस ईयर में नया घर खरीद लिया। तो गवर्नमेंट कहता है आपका इनकम ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बेचा, इनकम जनरेट किया और फिर आपने एक नया परचेज भी कर लिया। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो प्रीवियस ईयर में, तो आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देगी, जितना परचेज किया है उतने का डिडक्शन, अंडर सेक्शन 54E। ठीक है? जो भी आप एक्सपेंस करोगे फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है? तो यहां पे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54E। क्या? तो परचेज ऑफ न्यू हाउस, कितने का परचेज हुआ है? 25 लाख का। माइनस कर दीजिए LTCG 4 लाख, 40 लाख 7,000 27,761 झालं असं।
तो आज के लेक्चर में नया पॉइंट था ये 54E, परचेज ऑफ अ न्यू फ्लैट। समझा? नॉर्मल सम इधर तक खत्म हो गया था पिछले लेक्चर में, आज ये एक नया पॉइंट है। बात समझा है? पक्का? बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर शांति भूषण owes a house property which he acquired in April 1986 में। फिर से 2001 के पहले का प्रॉपर्टी है, हाँ या नहीं? कितने में खरीदा था भाई ने? खरीदा था 2.5 लाख रुपए में। फिर उसने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया था 2006 में। अरे ये तो अपने साल में आ रहा है, कैलकुलेशन में आएगा भाई। उसके बाद दिया है उसने प्रॉपर्टी को 2020 नहीं 2021 में बेचा है। कितने में? 94 लाख में। फिर 94 लाख है ना, 99 लाख है। टेक्स्ट बुक के अंदर 99 है, इसमें 94 है। अमाउंट ऊपर नीचे समझ लो, बट कंसेप्ट को पकड़ के चलो, ठीक है? आप 94 का मैं कैलकुलेशन लेता हूं, जो टेक्स्ट बुक में उसमें 99 लाख है, तो जो टेक्स्ट बुक रेफर करने वाले उसमें 99 लाख के हिसाब से सॉल्व। अमाउंट में खाली थोड़ा फर्क आएगा, आंसर में नहीं, मतलब फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक के अंदर 99 लाख है, तो 99 लाख लेके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। इधर मैंने 94 दिया तो 94 लेके करेंगे। कौन सा अपने को टैक्स जाके भरना ही है क्या नहीं? नॉर्मल। तो सॉल्व तो एग्जाम में थोड़ी ये सेम टू सेम आएगा। चलो बढ़ेंगे आगे यार, कसम से। ही एक्वायर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर 3 लाख, बराबर है। जैन 2022 है, 21 के जगह पे। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर ऑन द अजम्पशन। और भी कुछ दिया है क्या? फेयर मार्केट वैल्यू दिया है। कितना दिया है फेयर मार्केट वैल्यू? चलिए ठीक है, कुछ नहीं, सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है जरा चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना है? 94 लाख। टेक्स्ट बुक के हिसाब से 99 लाख, बराबर। रेम्बो इधर ध्यान देना बेटा। माइनस करेंगे COI या तो ICOA, ये क्या है सर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? कैटलोच है भाई, कितने में खरीदा था? तो देखो हमने 1986 में 250 में खरीदा था, वो तो वैल्यू नहीं रहेगा। तो 2001 में उसका वैल्यू कितना था? 27 लाख, बराबर है। तो यहां पे लिख लेंगे 27 लाख, पक्का 27 लाख। टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना एक बार। 27 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 100, 59,000। ठीक। ये समझा आपको? कोई इंप्रूवमेंट हुआ है क्या? ICOI देखते कोई इंप्रूवमेंट। हाँ जी किया है हमने, 3,80,000 का। कौन से साल में किया है? 2006 में किया है, ठीक है। तो 3,80,000 इंटू 317 डिवाइडेड बाय 2006 का इंडेक्स दिया है कि 100। चलिए डिवाइड कर दिए, 9,377 बराबर है। अजून कुछ? कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कितना? लॉस आ रहा है क्या? लॉस रहेगा मेरे को लग रहा है, तो यहां पे लॉस है। हाँ माइनस में आंसर आता रहेगा, क्योंकि 85, 94 ये 94 के ऊपर ही चला गया। माइनस में आंसर आ रहा है, बताओ कितना? 1,46,000। अभी यही चीज अगर 99 लेके सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट दिखेगा। अगर इधर 99 लाख है तो इधर प्रॉफिट दिखेगा। तो ऐसा कंफ्यूज तो टेक्स्ट बुक में अलग है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कंसेप्ट। क्लियर? समझा? ये आ गया। अब इसमें माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 54E का। देखो हमने प्रॉपर्टी परचेज किया है, कितने का? 3 लाख। लॉस ऑन LTCG 4,46,377। नहीं सर कम आएगा। अरे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो लॉस हो रहा है इतने का। अरे बात समझा?
पक्का आजसाठी एवढंच. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय नवीन शिकवा. ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.